एक्सरसाइज 1 की बात करी थी हमने, है ना। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए। हाँ भाई, उससे डाउट पूछिए, क्या डाउट्स हैं। सर आप आज सिखा दो ना, डिस्कशन कल कर लो क्योंकि नहीं किया। नहीं किया है यार, कुछ लोगों ने तो किया है बेटे। सर तो मैं आपको अगले डाउट लेक्चर में बोल दूंगा, आप अभी कर दो। ठीक है ना। या ऐसा करें कि अगली बार ही करें, आज पढ़ लें इसको। बोलो भाई, क्या चाहते हैं। चलेगा सर। चलेगा सर। ठीक है, ठीक है बेटा, अगली बार कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज आगे पढ़ लेते हैं अपन। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था भाई, सुपरपोजिशन वगैरह पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कल क्लास हुई थी क्या हमारी? हाँ, कल क्लास हुई थी। उसमें मैं देख लेता हूँ हमने कहाँ तक पढ़ा था। पिछली क्लास में मेनली हमारा पूरा डिस्कशन में ही चला गया था। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, वो इस तरह के क्वेश्चन थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है और हमको फिर आगे कुछ ना कुछ पूछा गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पूछा गया, आगे दिया गया था, आगे कुछ ना कुछ पूछा गया। जैसे उसी तरह का मैं एक और सवाल लेता हूँ। मान लेते हैं हमसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब देखो, आप सोचोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/r² होता है, इसमें एक्स कैसे आ गया। तो देखो, ऐसा, अगर हमें इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा ही ये होता है, क्या फायदा होता है कि हमको फिर कौन चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ प्रोड्यूस, उससे हमें फिर इंडिपेंडेंस मिल जाती है एक तरीके से, है ना। हम बस इतना सोचते हैं कि भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उस पर फोर्स पता लगाने का तरीका हमको मिल जाता है, राइट। तो अब हम देखते हैं, हमसे कहा जाए कि अ पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस q एंड मास m is released from rest from x is equal to t. Find the speed acquired by it when it reaches x is equal to, जब x equal to 2d पे पहुंचेगा तो कितनी स्पीड उसके पास आ जाएगी, ये हमें पता करना है। तो बेसिकली हम क्या करें, वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम x equal to d to x equal to 2, ठीक है।
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो किसी जनरल एक्स पोजीशन पर चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई वेक्टर फोर्स लगेगा, क्यू ई वेक्टर मतलब ये हो जाएगा कितना? क्यू ई नॉट एक्स आई कैप, इतना फोर्स इस पे लगेगा। तो वर्क जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स ऐसा हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई नॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 2d माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू d, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देंगे d से 2d तक। क्यू ई नॉट इंटीग्रेशन के बाहर आता है बिकॉज इट इज कांस्टेंट, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू डी से एक्स इक्वल टू 2d तक कर देंगे। तो आ जाएगा, मान लो x इक्वल टू 2d पर स्पीड v मान लेते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पर तो स्पीड 0 थी, तो आ जाएगा क्यू ई नॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 2d का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन बैठ जाएगी बच्चों? इक्वेशन अपने पास कुछ ऐसी आ जाएगी, क्यू ई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट इज 3d स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये कैंसिल होता है, v की क्या वैल्यू आ जाएगी? अंडर रूट 3 क्यू ई नॉट डी स्क्वायर बाई एम। ये बात समझ में आती है बच्चों? सर वो आपने डेल्टा के ई वाला स्टेप बता। भाई ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस तो सर। हमें क्या है, हमें इनिशियल स्पीड दी हुई थी 0 है, इस रिलीज फ्रॉम रेस्ट दिया गया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट वो कहाँ पे था? x इक्वल टू डी पर, और कहाँ पर स्पीड पूछी है? x इक्वल टू 2d पर स्पीड पूछी है। स्पीड इनिशियल दी हुई है मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, फाइनल स्पीड पूछी है मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी। तो अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो फाइनल स्पीड भी आ जाएगी। वो हमने किसके बराबर कर दिया? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के बराबर। यस, फिर इसमें ए को वी डीवी बाई डी एक्स लिख के भी कर सकते हैं ना? ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। उस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। कैसे? देखो देखो ये क्या मेथड बता रहा है बेटे, बाकी लोग भी देखो। अगले पेज पे लिख दो वो वाला मेथड, या यही पे लिख दो? अगले पेज पे देखो क्या लिखे हैं। फोर्स बराबर है किसके? क्यू ई नॉट एक्स के। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? एफ बाई एम के, यानी क्यू ई नॉट एक्स बाई एम के बराबर एक्सेलरेशन होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है इसको बी डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा क्यू ई नॉट एक्स बाई एम इक्वल टू बी डी वी बाई डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास क्या है? ठीक है, dx को हम इधर ले जाएं, का इंटीग्रेशन
इसको आप 0 से b तक इंटीग्रेट कर दो, इसको x इक्वल टू d से x इक्वल टू 2d तक इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि x इक्वल टू d पे वेलोसिटी 0 थी, 2d पे वेलोसिटी v हुई, क्या हो जाएगा q e नॉट बाई m x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 2d का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 से, ये 2 से 2 कैंसिल होता है, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3q e नॉट d स्क्वायर बाई m, ऐसी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। एक बच्चे ने क्या डाउट पूछा है सर, सेकंड वाले में x, ये क्या पूछा है बेटे तुमने सेकंड वाले में, समझा? ओके ओके, सब लोगों को क्लियर है बच्चों? सर ये पीछे करिए ना। पीछे वाला स्लाइड बताऊं एक बार, देखो ये रहा। सर वो क्यू ई नॉट की पी नीचे 2 कैसे आया? इधर बेटे यहाँ पे हाँ ये x dx का इंटीग्रेशन हुआ ना x स्क्वायर बाई 2, है ना? देखो इंटीग्रेशन x dx क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालना है d से 2d तक, तो 1/2 अलग ले लिया, x की जगह 2d डाला तो 2d का होल स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। यस सर। डन सर। डन बेटे, यस सर। सर मैं तो 2 भी कॉपी करें ना? हाँ हाँ हो गया बेटे, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। सर एक सेकंड। ओके बेटे, तो देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम वाले भी आते हैं, है ना? अ, कुछ लोगों को सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। अगर L लेंथ की मासलेस स्ट्रिंग है ना, और उससे एक कोई m मास का बॉब अटैच्ड है, तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जो इसके टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में A से B तक जाना और B से वापस A तक आने में,
जो टाइम लगता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, ये इतना टाइम पीरियड आता है इसका। अब देखो, ये तब होता है जब हमने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड जी में रखा होगा। अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई हमने क्या किया, यहाँ पर ये स्प्रिंग ली मैंने, ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं बॉब ऑफ सिंपल, ये मास m जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका मास है m और इसका चार्ज है q। और मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इस जगह पर एग्जिस्ट करती है, वो यूनिफॉर्म एग्जिस्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट इन दिस रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा? ऐसे केस में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, ये हमें पता करना। तो देखो, अगर मैं इस सिचुएशन को इस वाली सिचुएशन से कंपेयर करूं, तो जब फोर्स लगता था सिर्फ mg, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता था 2π√L/g। अब जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg प्लस qe। अब फोर्स इतना लग रहा है mg प्लस qe। अगर इतना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इस फोर्स में से मैं क्या कर सकता हूँ, m कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा g प्लस QE/m। ये जो QE/m है, ये भी अपने आप में कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फोर्स बेसिकली कितना आ गया, mg डैश के बराबर का ये फोर्स। फोर्स कितना आ गया बेटे, mg डैश, ये g डैश को कितना लिख दिया, g प्लस QE/m, ऐसा लिख दिया। ये बात समझ में आती है? तो बस इसके टाइम पीरियड के g को g प्लस QE/m रख दो। सर चार्ज पॉजिटिव है। हाँ बेटे, ये बात समझ में आती है? तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, हाँ बेटे बोलो। हाँ बेटे, किसी को डाउट है क्या? एक बच्चे ने रेज हैंड किया हुआ। ओके, गलती से हो गया था। बिल्कुल, g को g प्लस QE/m से रिप्लेस कर दें,
तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई √of L/G+QE/m। 2 पाई √L/G+QE, इतना टाइम पीरियड इसका आ जाएगा। आगे चले बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। 1 मिनट सर। यस सर। सर ये तो जब जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा तब ना। देखिए सर देखो क्या है, हेलो सर। अब देखो, अब हम ये सारे क्वेश्चंस उस तरह के थे बेटे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है और फिर आगे पूछा गया है कि भाई कैसा उस फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स का बिहेवियर होगा, कैसा फोर्स उन पे लगेगा, क्या होगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि E ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, अलग अलग तरह के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो ध्यान दो, हमने पॉइंट चार्ज का तो पहले से पढ़ा हुआ है। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटे हमने? मैग्नीट्यूड उसका होता है K mod Q बाई R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं KQ बाई R स्क्वायर इंटू R कैप या KQ बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। और जैसे ये चार्ज Q होता है, इस पॉइंट P पर लिखना है, तो ये जो वेक्टर होता है ये क्या होता है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज।
ठीक है बच्चों, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे E ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब क्या है? जैसे एक वायर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या है? अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ring, a uniformly charged disk, ये इस तरह के uniformly charged wire, a uniformly charged ring, a uniformly charged disk. और देखो तरीका क्या होगा बेटे पता करने का? तरीका यही है कि हम इन सबको छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, है ना? और क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, एक पार्टिकल की वजह से लिख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या है? पूरे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पूरे ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, है ना? तो जैसे बात करते हैं, सबसे पहले इसमें अपन शुरुआत करते हैं E ड्यू टू वायर। ये एक वायर है और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर कोई पॉइंट है P, और वहां पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगा, या इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं स्टैंडर्ड। वायर के बारे में हमें एक पैरामीटर दिया जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाता है? वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड and it has linear charge density lambda। उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, और पैरामीटर हमें दिया हुआ है, जैसे ये वाला हिस्सा अपर एंड थीटा 1 एंगल सबटेंड कर रहा है, लोअर एंड थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं? ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहता है, पी से हमने परपेंडिकुलर गिराया, वो पॉइंट ओ आता है,
इस O से कुछ x डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और एक dx विड्थ का एलिमेंट कंसिडर करते हैं। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx। ये जो dx एलिमेंट है ये बहुत छोटा है, इसको पॉइंट के जैसा मान सकते हैं अपन, और इसका चार्ज कुछ dq होगा, है ना। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। 1 मीटर पे कितना चार्ज है ये बता रहा है। तो ये जो dx लेंथ है, dx लेंथ का चार्ज dq बोल रहा हूँ, तो dq को क्या लैम्डा dx ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है। अब अगर लैम्डा dx है तो इस वाले वायर की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है P पॉइंट पर, तो वो किस डायरेक्शन में होगा? इसको P से ज्वाइन कर देते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव है तो अवे हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होता तो इस चार्ज की तरफ हो जाता। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कुछ देर के लिए आप मान लो कि ये बन रहा है फाई। ये एंगल फाई, इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया तो ये एंगल भी इधर आएगा फाई। तो यहाँ पर डी ई ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब है ना, इस इलेक्ट्रिक देखो अलग अलग जगहों पर जो चार्ज सिचुएटेड होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सीधे डीई का मैग्नीट्यूड लिखूं और उसको ऐड कर दूं। बाय द वे इस डीई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? डीई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर, तो बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डीई की वैल्यू आ जाएगी के, डी क्यू को लिखेंगे कितना? लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा हो जाए। ध्यान दो, आपको ऐसा नहीं करना है। ई को लिख दो आप इंटीग्रेशन ऑफ डीई और के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सीधे इंटीग्रेशन कर दो। ऐसा कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो? आपने अलग अलग एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो और सबके मैग्नीट्यूडों को ही ऐड कर दिया अपन। जबकि ऐसे इनके मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर ऐड करना है तो ऐसा कर सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर लो। एक्स कंपोनेंट इसका आ जाएगा डीई कॉस फाई, वाई कंपोनेंट इसका आ जाएगा डीई साइन फाई। तो अगर आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो डीई कॉस फाई को इंटीग्रेशन कर, तो क्या हो जाएगा? ये डीई की वैल्यू लिखते हैं के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस फाई की क्या वैल्यू आ जाएगी? आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा कितना?
इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा आर dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब x को हम कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना? r tan phi ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये एंगल अगर फाई है तो x को r tan phi भी लिख सकते हैं ना। x अपॉन r, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है फाई एंगल वाला, x बाई आर tan phi के बराबर है, तो x r tan phi के बराबर आ जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? r sec स्क्वायर phi d phi। तो e आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा r dx हो जाएगा r sec स्क्वायर phi d phi डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर phi की पावर 3/। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं अभी अपन। देखो न्यूमरेटर में आर स्क्वायर बनेगा, डेनोमिनेटर में आर क्यूब आ जाएगा, तो ये के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर फाई डी फाई। डेनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बचेगा, उसको सेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर फाई की पावर 3/2 हो जाएगा सेक क्यूब फाई। अच्छा, फाई की लिमिट क्या डालें? फाई की लिमिट डालेंगे -θ2 से लेकर के θ1 तक। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट डालो -θ2 से θ। तो ई एक्स आ जाएगा कितना? के लैम्डा बाई आर कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन करना था हमें, वो होता है साइन फाई। वो कितना होता है? साइन फाई माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट -θ2 से θ, माइनस साइन फाई नहीं, साइन फाई। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में उल्टा होता है सॉरी सर। ना बेटे। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर करोगे तो कॉस एक्स होता है, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स के बराबर, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है प्लस साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ पर cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन था, तो वो प्लस साइन फाई हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन θ1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन थीटा। ये ऐसा x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? ठीक है। इसी तरह से y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता लगा सकते हैं। अगर पिछला पेज देखना होगा कुछ लोगों को, पिछला पेज करूं क्या? Yes, sir. सर इसमें dx कैसे लिखा है?
क्या बेटे, dx कैसे लिखा देखो, आप ऐसे समझ लो कि ये इक्वेशन थी ना अपने पास, इस इक्वेशन को मैंने फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो LHS में क्या आ गया, dx अपॉन डी फाई, और RHS में क्या आ गया, r sec स्क्वायर फाई, tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई होता है। तो यहाँ पर जो dx के नीचे जो d फाई डिनोमिनेटर में था उसको मैं RHS में ले गया, है ना। देखो क्या है, इसको तुम ऐसे बीच में एक स्टेप और डाल सकते हो, x बराबर है r tan फाई के, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो dx बाई डी फाई ये हो जाएगा r sec स्क्वायर फाई, तो dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, r sec स्क्वायर फाई समझ में आई बात बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। अब बाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बचता है हमारे पास, तो बाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, जो हमारे पास एक छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट आया था, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन फाई, है ना। ये देखो पिछले पेज में, ये डीई साइन, अब ये डीई साइन फाई नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो हम साइन कन्वेंशन डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हैं, मान लो हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हैं और इधर राइट साइड को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो तो क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसलिए इसको आपको माइनस डी साइन फाई लिख लेना चाहिए पहले से, क्यों बच्चों, तो इसको क्या लिख लेना चाहिए, माइनस डी साइन फाई, ऐसा इसको लिख लेना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो मैं डीई की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डीई कितना था, के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही था ना डीई भाई, देख लो, यस सर। के लैम्डा डी एक्स, ये रहा डी का एक्सप्रेशन, के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस, और साइन फाई की क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखो ये रहा एंगल फाई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फाई के सामने वाला एक्स है, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई के लैम्डा एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हम वही पुट करते हैं, एक्स को आर टेन फाई, है ना, एक्स को पुट कर देना चाहता हूँ मैं कितना, आर टेन, तो जब x को r tan फाई पुट करूंगा
फिर से dx की वैल्यू को देखो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या, r sec स्क्वायर फाई डी, ये ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आया है। तो अब सब tan फाई के टर्म्स में पुट करते हैं तो आ जाएगा k लैम्डा, x है तो एक r tan फाई आएगा, एक r sec स्क्वायर फाई डी फाई आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, r क्यूब sec क्यूब। अब ये न्यूमरेटर में आर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आर क्यूब है, तो के लैम्डा बाई आर ऐसा आ जाएगा। और क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन फाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई, है ना, सेक स्क्वायर फाई है, सेक क्यूब फाई है, तो नीचे एक सेक क्यूब फाई का, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर के आप देखना ये साइन फाई आ जाएगा। यस सर। हाँ? ये पूरा क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। एक माइनस साइन भी यहाँ पे चला हुआ आ रहा था, उसको हम बीच में भूल गए, उसको वापस लगा देते हैं। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स फिर से क्या पुट करेंगे, -θ2 से थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आ जाएगा -k लैम्डा बाई आर साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos फाई और -θ2 से थीटा मतलब, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर cos थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा k लैम्डा बाई आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट इस तरह से। सर आप पीछे से पूरा सम बता सकते हो क्या? क्या क्या बोल रहा है भाई, पूरा समझाना है? समझाना नहीं सर, देखने का है। अच्छा देखने, ओके। अरे मेरे को डरा दिया यार तुम। नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं है, तुमको चाहिए तो वापस से समझा देता हूँ मैं, ठीक है। अब अपने को 1 मिनट लगेगा बस, एक बार आ गया ना। देखो हमने क्या किया, फिर से सुन लो बेटे, हमने क्या किया, ये एक वायर था, इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको लैम्डा दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब हमसे कहा गया है ये पूरा वायर पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये पता लगाओ। ये रहा पॉइंट पी। तो हमने कहा भाई देखो, हमें क्या पता पूरे वायर की वजह से क्या होता है, लेकिन हमें एक पॉइंट पार्टिकल की वजह से क्या होता है ये पता है। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, या तो रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव हुआ, के क्यू बाई आर स्क्वायर अगर इनवर्ड हुआ, चार्ज नेगेटिव हुआ। तो मैंने क्या किया, इसको मैं कई सारे, जैसे ये जो वायर है, इसको कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ मान लो आप, और हर टुकड़ा अपने आप में किसका काम करेगा, एक पॉइंट के जैसा हो जाए। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन अज्यूम दैट दिस वायर इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट चार्जेस, कई सारे पॉइंट चार्जेस से मिलकर के ये वायर बना हुआ। ठीक है, तो ऐसा मैंने एक dx लेंथ का टुकड़ा कंसिडर किया, और मैंने कहा यार ये पॉइंट जैसा ही है, यहाँ से x डिस्टेंस पे गए, ठीक है। ये x कहाँ से लिया है मैंने, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी थी वहां से वायर पे परपेंडिकुलर गिराया, ओ पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, वहां से x डिस्टेंस पे गया, dx लेंथ का एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे प्रोड्यूस कर रहा है, हमने मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो इसके हर छोटे छोटे पार्ट का चार्ज पॉजिटिव ही होगा, वो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का, डीई मैग्नीट्यूड का। अब जब आप, अब मान लो ये टुकड़ा मैं थोड़ा सा
और ऊपर ले लेता, तो उस ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और आ जाती ना, तो ये सारे डीई अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये इनका जो आपने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इस मैग्नीट्यूड को सीधे इंटीग्रेट मत कर देना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें डीई वेक्टर को ऐड करना है, उसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ ऐड नहीं कर देना है। डी का मैग्नीट्यूड वैसे कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के इनटू पार्टिकल का चार्ज, उसको डी क्यू मान लिया, इस डीएक्स लेंथ में डी क्यू चार्ज है ऐसा मान लिया मैंने, तो के डी क्यू बाई इस चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब dq की वैल्यू पुट करनी है, तो dq को कैसे लिखें, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो dx लेंथ में कितना चार्ज आ जाएगा, लैम्डा dx कर देंगे, लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा dx, तो ये dq की वैल्यू आ गई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको सीधे इंटीग्रेट तो हमें करना नहीं है, ये चीज तो गलत है, तो क्या किया हमने, इसके कंपोनेंट कर लिए, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा दिया, इस डीई के कंपोनेंट किए तो एक्स कंपोनेंट आ गया डीई कॉस फाई, वाई कंपोनेंट आ गया डीई साइन फाई, डीई कॉस फाई को अलग इंटीग्रेट कर दिया और डीई साइन फाई को अलग इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास डीई कॉस फाई को इंटीग्रेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया, डीई साइन फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आ जाएगा, फाइनली दोनों को कंबाइन कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब ये जो दो रिजल्ट आए ना, इनको हमें याद रखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट इतना, ठीक है। मैं एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ, अगले पेज पे चलें, इस पेज का नोट कर लिया तुमने? सर अभी तो है इस पेज पे। हम्म, ठीक है, ठीक है, देख लो। सर इसमें माइनस डी साइन फाई क्यों लिया? माइनस क्यों लिया बेटे, देखो, क्योंकि ये जो डीई साइन फाई है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है ना, ये वाले डी साइन फाई की डायरेक्शन क्या आ रही है, डाउनवर्ड। हमने साइन कन्वेंशन को अपन डाउनवर्ड भी पॉजिटिव ले सकते थे, लेकिन जनरली अपन अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं ना, तो हमने वही जनरल वाला कन्वेंशन ही माना है, तो इसलिए क्योंकि ये नीचे की तरफ डीई साइन फाई आ रहा है, तो इसलिए इसको माइनस डी साइन फाई लिख करके इंटीग्रेट किया, ठीक है।
नोट कर लिया विजय? Yes, sir. देखो मैं एक बार इसको, ये वायर है, इसी पॉइंट P पर आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो क्या करेंगे, उस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी r। वायर के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे। और एंगल होगा θ1 और θ। तो और ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो। ये x है और ये पॉजिटिव y है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाई r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटे, k लैम्डा बाई r इंटू cos θ1 माइनस cos θ। ठीक है। देखो x वाले कंपोनेंट में तो फर्क नहीं पड़ता, आप θ1 θ2 किसी ले रहे हो। y वाले में कौन से कॉस में से कौन सा कॉस सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ध्यान रखने का एक तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्या है कि जिधर तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली हुई है ना, जैसे इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन बनी हुई है, तो परपेंडिकुलर के ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है उसके कॉस में से नीचे वाला कॉस को सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है। जैसे देखो कोई हमसे कहे कि ये एक वायर है और इसका यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लगाना है। और इस तरह से है कि ये एंगल है 30 डिग्री, तो इधर एंगल बन रहा है 60। तो क्या होगा, तो हम क्या करें भाई, साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा k लैम्डा बाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो k लैम्डा बाई r साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो k लैम्डा बाई r 1 प्लस रूट 3 बाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कितना आएगा, k लैम्डा बाई r cos 30 डिग्री माइनस cos 60। तो वो आ जाएगा k लैम्डा बाई r रूट 3 माइनस 1 बाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब इसमें देखो कभी कभी क्या है, कुछ ऐसा कह दिया मान लो हमसे, है ना, कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं कि भाई
वायर है ऐसा, ये वायर, और पॉइंट यहाँ कहीं, so that perpendicular distance is r and this angle here is 30 degree, और इसको ज्वाइन करें हम तो ये पूरा एंगल आ रहा है 60। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो तो क्या है, अगर मैं इधर पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव मानता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला है k लैम्डा बाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और y कंपोनेंट का फॉर्मूला है k लैम्डा बाई r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। लेकिन ध्यान दो ये वाले फॉर्मूले के समय पे डायग्राम कैसा बनता था वो भी तो हमें ध्यान होना चाहिए ना। कैसा डायग्राम बनता था, ऐसा वायर लेते थे, पॉइंट P को इधर लिया जाता था, ये दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करते थे, ये एंगल्स आते थे थीटा 1 और थीटा 2, इस तरह के आते थे, राइट। अब देखो ये पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ठीक है, आर तो समझ में आ रहा है ना। एक एंगल ऊपर बनता था इस परपेंडिकुलर लाइन के, एक एंगल बना करता था ऊपर और एक एंगल बना करता था नीचे, है ना। अपर एंड वाला एंगल ऊपर बनता था, लोअर एंड वाला एंगल नीचे बनता था। यहाँ पर क्या है देखो, अपर एंड को तो जहां पे होना चाहिए वहां पर ही है, ऊपर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, थीटा 1 तो मैं 60 डिग्री का 60 डिग्री ले लूंगा। थीटा 2 जो है वो एक्चुअल में बनना चाहिए था ऐसे नीचे, लेकिन यहाँ पे बन किधर रहा है ऊपर, तो थीटा 2 को क्या मैं -30 डिग्री लिख दूं, उससे मेरा काम हो जाए। समझ में आ रही बात बच्चों। Yes, sir. तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा k लैम्डा बाई r साइन 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ -30 डिग्री, तो k लैम्डा बाई r साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2 -1/2, तो √3 -1/2, ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक बात है तो k लैम्डा बाई r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो cos 60 डिग्री माइनस cos ऑफ -30 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना, k लैम्डा बाई r cos -30 तो cos 30 ही होता है, तो वो √3/2 ही आएगा। तो y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटे, देखो ये नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, 1 - √3 तो नेगेटिव है ना, तो इसको माइनस साइन कॉमन लेकर के
माइनस के लैम्डा बाई आर √3 माइनस 1/2 ऐसा लिख लूं मैं तो ज्यादा सही है। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। सर सर यहाँ पे ई वाई नेगेटिव आया, मतलब वो ऊपर में रहेगा ना पॉजिटिव जी में? ई वाई नेगेटिव आया इसका मतलब देखो Positive. हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा है ना, इसका मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और देखो डाउनवर्ड में ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम देखो डाउनवर्ड में ही होना चाहिए, क्योंकि इस वायर को जब तुम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो हर टुकड़े का वाइट कंपोनेंट नीचे ही तो आ रहा है। हर टुकड़े का वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? नीचे ही तो आ रहा है। यस सर। आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो जब हर टुकड़ा नीचे प्रोड्यूस कर रहा है तो रिजल्टेंट भी तो नीचे ही आएगा। ओके सर, समझा सर। ये नीचे प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाला लेंगे वो नीचे प्रोड्यूस करेगा, ये वाला होगा ये नीचे प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई बात बेटे? हाँ सर। तो रिजल्टेंट भी कैसा आएगा? रिजल्टेंट में एक कंपोनेंट इधर रहेगा, एक कंपोनेंट नीचे ही आएगा, ऐसा ही रिजल्टेंट आना है। तो जो नेगेटिव आ रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं आ रहा, सही आ रहा है, ऐसा ही आना चाहिए। बात समझ में आती है? यस सर, समझा। अब इसका स्पेशल केस होता है, अगले पेज पे चल रहे हैं अपन। स्पेशल केस क्या होते हैं? मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर होता, कैसा वायर होता बेटे? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से हमारा मतलब क्या? यस, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसी पॉइंट पी पर लिख रहे हैं, वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे। अब देखो जब मैं इस पी पॉइंट को वायर के अपर एंड से मिलाने जाऊंगा तो वो जो एंगल बनेगा, क्या ये एंगल दोनों तरफ 90-90 डिग्री को अप्रोच करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। So for an infinitely long wire, I can still use the same formula by making θ1 and θ2 approach 90 degree each. तो जब ऐसा लिखेंगे तो x component of electric field क्या हो जाएगा? k lambda by r into sin pi by 2 plus sin pi by 2. That means 2k lambda by r. और y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो वो हो जाएगा k लैम्डा बाई r cos pi by 2 minus cos pi by 2, so that will come out to be 0. तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों वो 2k लैम्डा बाई r इस तरह का आ जाएगा, राइट? वेक्टर फॉर्म में अगर आप उसको लिखना चाहो तो वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r n कैप। n कैप मतलब क्या है? वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू वायर। एन कैप क्या है?
ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, यहाँ sir. पर आप मॉड लैम्डा लगा सकते हो, है ना? जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो। यहाँ पर लैम्डा को आप विद साइन पुट करो। विद साइन पुट करोगे तो क्या होगा, अपने आप अगर पॉजिटिव वायर है तो उसकी वजह से बाहर की तरफ आ जाएगा, और यदि मान लो लैम्डा नेगेटिव है, नेगेटिव 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 वाला वायर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ। ये बात समझ में आती है? उसी तरह से एक सेमी इनफाइनाइट वायर भी होता है। कैसा? सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में अगर बात करूं तो वो कैसा होता है बेटे, मतलब इनफाइनाइट ही है ना, वायर इनफाइनाइट ही है, लेकिन उसका जो एक एंड है ना उसके ठीक सामने पहुंच गया, तो इसलिए उसको क्या नाम दे देते हैं, सेमी इनफाइनाइट। ये सेमी इनफाइनाइट देखो मैथमेटिकली कोई करेक्ट टर्म नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी का आधा भी इन्फिनिटी होता है, राइट? तो बेसिकली दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, बट आई एम नॉट राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट समवेयर, इस रीजन में नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। कहाँ पे लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ उसका जो एक एंड पॉइंट है उसके ठीक सामने लिख रहा हूँ, वो आर डिस्टेंस पर है, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो पॉइंट से वायर पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा, और इधर वाली लाइन के साथ एंगल निकालूंगा तो वो 90 है। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड डायग्राम से कंपेयर करूं तो थीटा 1 आ गया है 0 और थीटा 2 आ गया है 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस पे आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, मतलब के लैम्डा बाई आर। और वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री 1 कॉस 90 डिग्री 0, तो ये भी कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर। अब ये पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब क्या बताता है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसे आ रही है भाई, वाई वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ रहा है और साथ ही साथ एक्स वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर आ रहा है। कितना कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई आर एंड के लैम्डा बाई आर। सर इसका रिजल्ट है। हाँ, इसका रिजल्टेंट आप निकाल लो। अगर रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट अगर अपने को लिखना है तो वो हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो √2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा, अंडर रूट प्लस ई वाई स्क्वायर। या आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर जे कैप, ऐसे भी तो छोड़ सकता हूँ। Done, sir. डन बेटे।
देखो जैसे इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन टाइप का सवाल करता है। मान लो हमसे कहा जाए कि एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है और ग्रेविटी फ्री स्पेस में, हाँ बेटे किसी को कोई डाउट है क्या? अरे यार चैट बॉक्स में बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे डाउट्स हैं। वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए क्या सबके, या अभी तक भी किसी का कोई डाउट बचा हुआ है तो दोबारा लिखो भाई। आई डिड नॉट सी दैट चैट बॉक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं यही, अच्छा एक बच्चा लिख रहा है, सर अगर यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस को नीचे माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है। ये किस वाले की बात कर रहे हो बेटे? सेमी इनफाइनाइट वाले की बात कर रहे हो क्या? अच्छा देखो, ये जो पेज नंबर 9 है, इसमें एक बच स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि साहब मैंने क्या किया, जैसे अपन ने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि साहब हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव है ऐसा कन्वेंशन मान लिया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ये होता है के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ऐसा होता है। ठीक है, जहां पर, अब ध्यान दो, ये मैंने तुमसे क्या कहा था कि थीटा वन थीटा टू जो है ना, वो इस बात के साथ वेरी करते हैं कि तुमने कन्वेंशन कौन सा लिया है। ठीक है, अगर आपने कन्वेंशन नीचे पॉजिटिव वाला मान लिया है तो इसका मतलब जो लोअर एंड ऑफ द वायर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपका थीटा वन हो जाएगा फिर, राइट? तो अब अगर इस कन्वेंशन के साथ आप थीटा वन की वैल्यू को पुट करोगे 90 डिग्री और थीटा टू को पुट करोगे 0 डिग्री, तो क्या आएगा? ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो ऐसा लिखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस के लैम्डा बाई आर आ गया, इसका मतलब क्या है? मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था तो अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हुई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो फिर से वही रिजल्ट मिला ना तुमको कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर है। और इधर क्लियर हुआ बेटे डाउट तुम्हारा? हाँ, देखो एक बच्चा ये भी कह रहा है सर डायरेक्शन तो हम प्रैक्टिकली भी डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन आप प्रैक्टिकली भी डिसाइड कर सकते हो। फिर बाद में आपका जो माइनस प्लस साइन का अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो आप, है ना? जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमें साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक ऊपर कोई वायर है ही नहीं, पूरा वायर नीचे ही नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो उसका वाई कंपोनेंट ऊपर ही आएगा। ठीक है, उसका वाई कंपोनेंट ऊपर ही आएगा। तो इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में जो आ रहा है उसको लिख दो। ऐसा भी कर सकते हैं, कई लोग उसे ऐसा भी करते हैं। लेकिन बात क्या है कि भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला ही अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हो कि किधर आ रहा है, तो वो फॉर्मूला को अगर आप सही से यूज करोगे, जैसे मैंने बताया है, तो आपको अपने आप ही सही डायरेक्शन आ जाएगी, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई भाई बात सबको? कोई डाउट तो नहीं बचा किसी का? किसी का ऐसा डाउट हो जो बचा है अभी क्लियर होने से पूछ सकता है अभी।
इफ पार्टिकल अप्रोचेस इन्फिनिटी, पार्टिकल अप्रोचेस इन्फिनिटी मतलब आर इनफाइनाइट हो जाए, पार्टिकल अप्रोचेस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? हाँ, तब इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। भाई आर बहुत दूर हो गया तो, बहुत दूर तो कोई भी पार्ट वहां पर इंटेंसिटी जीरो जीरो ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है। अब देखो ये जो अगले मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो कहाँ से करते हैं। मान लो हमसे कहा जाए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, ग्रेविटी फ्री रीजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m और चार्ज -e मान सकते हो आप, और वो इस वायर के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड द वायर। और रेडियस है इसकी r। तो हमें पता लगाना है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ये वायर खुद तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही प्रोड्यूस कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बाहर ही प्रोड्यूस कर रहा, राइट। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स इस पर अंदर की तरफ लग रहा है। ये जो फोर्स है ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv² प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है। ठीक है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको किसके बराबर कर दूंगा, mv² के बराबर इसको कर। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो चार्ज है -e, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k λ/r इक्वल टू mv²/r। तो आप लिख दो E इंटू 2k λ/r इज इक्वल टू mv²/r। r से r कैंसिल हो गया, तो जो स्पीड है उसकी क्या वैल्यू आ गई, √2 k λe डिवाइडेड बाई m, और k को आप 1/4πε0 लिख दो। तो λe डिवाइडेड बाई 2πm∈0, इतनी स्पीड इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस यस सर। ठीक है बेटे, फिर बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं नोट्स भेज देता हूँ आप लोगों को। ऐसे भी बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है।
पूरा आएगा, जितना हम सैटरडे तक पढ़ेंगे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम में। देखो बेटा, ये नोट्स की फाइल भेजी है मैंने। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जो है वो करते जाओ भाई, साथ के साथ में करते जाओ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ करते जाओ। सर अभी सेक्शन ए भी है। सेक्शन ए कंप्लीट कर लो, सेक्शन बी में से तुम क्या कर सकते हो, अप टू B5, पार्ट 1 का B5 तक कर सकते हो, ठीक है। और पार्ट 2 के तो तुम एंटायर सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम, है ना। वैसे